हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो 27 सितंबर के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर्स एंड द सोर्स की अगर मैं बात करूं द हिंदू ही है। ठीक है, टू बिगिन विद देखते हैं सबसे पहले आपकी जो न्यूज़ है वो क्या कहती है। बिल्कुल बेसिक से सिंपल सी न्यूज़ है वो कि यूनाइटेड नेशंस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है 68 फर्म्स जो कि अब राइट्स की वायलेशन कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू आप कह सकते हो पैलेस्टीन। ठीक है, सो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया उन 68 फर्म्स को। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत क्या है, वो प्रोसेस जो है वो मैं समझा दूंगी आपको। ठीक है, बट यहाँ पे यही चीज है कि इजराइल को जो हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली वही सारी कंपनीज, बी इट किसी भी तरह का फंड, ठीक है, जो पैलेस्टीन के अगेंस्ट उनको लड़ने में यहाँ पर हेल्प कर रही है, उनको रिकॉग्नाइज करके ब्लैकलिस्ट किया गया है। एंड मेजरली जो कंपनीज थी वो कौन सी कंपनीज थी? इजराइल की खुद की कंपनीज थी। बाकी जो नेशंस की कंपनीज हैं वो कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स की, चाइना, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, उसके अलावा जो जर्मन बिल्डिंग मटेरियल्स करके एक ऐसी नई कंपनीज है, मल्टीपल उन चीजों को आप कह सकते हो कि रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड मेजरली वहां पर कंस्ट्रक्शन वेंडर्स से लेकर छोटे मोटे काम करने वाले लोग भी इसका हिस्सा हैं। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ है, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सो अब विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी लीडिंग टू यूएन ब्लैक लिस्टिंग ओवर राइट्स फॉर द वायलेशंस इन पैलेस्टीन। ठीक है, तो कौन सा है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस हेल्पिंग टू डेवलप, एक्सपैंड और मेंटेन सेटलमेंट्स एंड देयर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग लोन्स फॉर हाउसिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेसेस। सेकंड, द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पर्टिकुलर वाटर एंड लैंड फॉर बिजनेस पर्पसेस। सी है ऑप्शन आपका कि पोल्यूशन एंड द डंपिंग ऑफ वेस्ट इन और इट्स ट्रांसफर टू पैलेस्टीनियन विलेजेस। डी जो कि है अब आपका नन ऑफ द अबव, कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी नहीं है which did not lead to the blacklisting of a particular company over the violations या human rights violations in Palestine। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों की तीनों जो है एक पार्ट है वायलेशंस की, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। अगर आप किसी तरह की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस में भी हेल्प कर रहे हो ना, ताकि डेवलपमेंट हो सके, एक्सपैंड हो सके, किसी भी तरह के सेटलमेंट या एक्टिविटीज जिससे आप पैलेस्टीन के ह्यूमन राइट्स या पैलेस्टीन में रहने वाले, उस रीजन में रहने वाले, वेस्ट बैंक वाले रीजन में मेजरली वहां पे जो लोग रहते हैं पैलेस्टीनियन एथनिसिटी के हैं, उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। लोन्स जो है, फाइनेंसिंग बिजनेसेस के थ्रू आप ऐसी तरीके से उनकी एक्टिविटीज को जो है हैम्पर कर रहे हो। हैम्पर भी क्या, कैसी एक्टिविटीज को आप बना रहे हो खुद से, ताकि वो लोग जो है वो सफर कर पाए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है आप उसी रीजन से यहाँ पर आउटसोर्स कर रहे हो या वहीं से आपका सोर्स है। ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो क्या आप उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हो, जस्ट बिकॉज से उसका फायदा किसका हो रहा है? फिलहाल इजराइल का फायदा हो रहा है। ठीक है, या किसी भी तरह का पोल्यूशन या डंपिंग जानबूझ के ऑफ वेस्ट या ट्रांसफर कर रहे हो वेस्ट इन द पैलेस्टीनियन विलेजेस, तो दैट विल आल्सो अमाउंट टू ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस होती हैं। तो बेसिक इसका प्रोसेस के पीछे क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, रेजोल्यूशन भी कौन लेता है? ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो लेती है रेजोल्यूशन। ठीक है, तो उस रेजोल्यूशन को या मैंडेट को वो जब अडॉप्ट करती है, उसके बेसिस पे वो क्या करती है, एक प्रॉपर आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन रखने के लिए फाइल बनाते हैं ना, ऐसा ही डेटाबेस जो है वो बनाना शुरू कर देती है। तो ऐसा ही डेटाबेस इन्होंने इजराइल को लेकर 2023 से बनाना शुरू किया हुआ है। ठीक है, जब से ये मुद्दा जो बढ़ना थोड़ा सा शुरू हुआ 2023 से बेसिकली ये बनाना शुरू किया गया है। पैलेस्टीन का मुद्दा आज का तो है नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है ना। तो रेजोल्यूशन के बेसिस पे आप क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना यहाँ पर शुरू करते हैं सोर्सेज के थ्रू। ठीक है, सो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है ना, वो क्लोज कंसल्टेशन विद द वर्किंग ग्रुप यहाँ पर काम करते हैं और वो इशू करते हैं सारी ऐसी रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट। एंड कोई भी ऐसी कंपनी अगर इस तरह के बिजनेसेस में इन्वॉल्व होती है, वो आपको मैं क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताती हूँ कि वो सारे बिजनेसेस में जो इन्वॉल्व होगी उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पैलेस्टीनियन टेरिटरी से जो भी अब चीजों को ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, उन सबका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन अब क्या है कि सर्टेन सिचुएशंस आर गिवन, जैसे कि फॉलोइंग एक्टिविटीज जो है ये आपको बताई गई हैं सारी की सारी, अगर ये कवर की जाती हैं, ठीक है, या कोई भी इसी क्राइटेरिया को यहाँ पर फुलफिल करता है, तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब ब्लैकलिस्ट करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक यहाँ पर प्रोसेस नहीं है यूनाइटेड नेशंस के पास। ठीक है, क्योंकि जो डिसीजन है वो यहाँ पर बाइंडिंग जनरली नहीं होते यूनाइटेड नेशंस के। सो अब क्या होगा, यहाँ पर दो तरीके से काम होता है, या तो टेररिस्ट फंडिंग के लिए तरफ से अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के लिए रिकॉग्नाइज करते हो। तो इन दिस केस जो कंपनीज है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए यहाँ पर रिकॉग्नाइज की गई हैं। तो अब क्या होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर प्रेशर डलवाया जाएगा, जो कि इन दिस केस यहाँ पर कौन होगी? इजराइल होगी। एंड इनडायरेक्टली बाकी नेशंस के ऊपर भी इंटरनेशनल प्रेशर एक तरह से डाला जाएगा कि वो सैंक्शंस लगा सकें, या सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो खुद से कहेगा कि वो सैंक्शंस लगाई जा सके उन कंपनी के ऊपर, या बाकी कंट्री से गुहार लगाएगा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, कि डू नॉट कंडक्ट बिजनेस विद देम, या तो हम आपके ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लगाने की बात करेंगे।
ठीक है, या कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगेगी या इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगेगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर काम चलता है। अब अगर हम यहाँ टेररिस्ट ग्रुप की बात करते हैं तो टेररिस्ट ग्रुप के लिए अब रिकॉग्निशन क्या है, सपोज कीजिए उसामा बिन लादेन की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर यहाँ पर डालने की बात कर सकते हो। टेररिस्ट ग्रुप्स की फंडिंग होती है तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर रीजन में जहां पे उनको साइड किया गया है उसी कंट्री के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डाला जा सकता है, तो उसी को एक तरह से ब्लैक लिस्टिंग यहाँ पर बोला जा रहा है। और सैंक्शंस में ऐसा नहीं होता कि कोई पनिशमेंट हो रही है, सैंक्शंस का एक बेसिक मतलब होता है कि या तो हम आपके साथ बिजनेस कंडक्ट करना बंद कर देंगे, ठीक है, बिजनेस कंडक्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो खुद से फॉलो आउट हो जाएगी, मतलब एक तरह से बॉयकॉट करना सैंक्शन लगाना बोलते हैं। ठीक है, जैसे रशिया को यहाँ पर स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया था तो वो सैंक्शन का एक पार्ट था, या उनसे बहुत ज्यादा पैसा आने वाले टाइम में इनकेस रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगती हैं, ठीक है, उनके साथ बिजनेस कट ऑफ कर दिया गया, या आप कह सकते हो रशिया के ऊपर आने वाले टाइम में, या जैसे हम पहले वर्ल्ड वॉर की भी बात करते हैं, ठीक है, तो अब जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर सैंक्शंस लगाई गई थी, सैंक्शन मतलब उनको यहाँ पर फी पे करनी पड़ी, फी भी क्या पैसा पे करना पड़ा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। तो ऐसी सिचुएशंस में सैंक्शंस इन्हें बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड आपकी है कि रिवाइज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स ऑफर रिलीफ फॉर स्मॉल कार्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैफे नॉर्म्स जो है उनको यहाँ पर रिवाइज किया गया है। ठीक है, कैफे की यहाँ पे फुल फॉर्म आपको क्या बताई गई है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी टारगेट्स। तो ये फ्यूल इकोनॉमी टारगेट्स आपको एक बेसिक सा आइडिया क्या देते हैं कि आपका जो व्हीकल है उसका फ्यूल में एफिशिएंसी भी रहे, प्लस उसका जो कार्बन का आउटपुट है, या आप कह सकते हो कि कार्बन जितना वो व्हीकल प्रोड्यूस करता है उसका लेवल भी कम होता जाए। ठीक है, यानी कि माइलेज भी बढ़े एंड हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है पर्टिकुलरली, या कार्बन की एमिशंस है, ऑल टुगेदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसका पार्ट हो सकती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका पार्ट हो सकती है, तो उसकी जो एमिशंस है उसे कम किया जा सके। ठीक है, बट यहाँ पर जो आपकी फ्यूल है वो कंबशन के साथ साथ यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। ठीक है, सो जनरल केस में वो चीज पॉसिबल नहीं होती है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर यही होता है कि आपकी जो कार्बन की एमिशंस कम करने के लिए जो फ्यूल की इकोनॉमी है उसको भी कम करना पड़ता है। ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको बता रही हूँ, आइडियल सिचुएशन ये थी कि फ्यूल जो है वो आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है गाड़ी की, माइलेज जिसको हम बोलते हैं, कि वो माइलेज बढ़ती रहे बट आपका कार्बन की जो एमिशन है वो इंजन कम करता रहे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फ्यूल जो है वो ज्यादा लगता है, मोस्ट प्रोबेबली माइलेज इससे कम होती जाती है, जिस वजह से हमारी जो कार्बन है उसकी इमिशन जो है वो कम होगी। ठीक है, सो अब इसी वजह से वो छोटी कार्स के लिए स्पेसिफिकली अब उन्होंने नए नॉर्म्स निकाले हैं। अब यहाँ पर सिंस अब आप देखोगे कि फ्यूल इकोनॉमी भी, या माइलेज भी आप चाहते हो, कार्बन जो है उसके इमिशंस भी कम हो, तो इन दिस केस क्या होगा, या तो सरकार क्या चाहती है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, या सरकार ये चाहती है कि आप हाइब्रिड व्हीकल्स जो है उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दो, है ना। तो इसी की प्रमोशन के लिए बेसिकली कैफे नॉर्म्स जो है वो भी निकाले गए। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो नए ड्राफ्ट नॉर्म्स हैं वो निकाले गए हैं। अब जो नॉर्म्स हैं वो छोटी कार्स के लिए निकाले गए हैं, फ्लेक्स फ्यूल एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए, स्मॉल कार्स फॉर द फर्स्ट टाइम ये स्पेसिफिकली रूल्स निकाले गए हैं। जो कैफे नॉर्म्स है फ्यूल इकोनॉमी टारगेट सेट करते हैं ऑटोमेकर्स के लिए भी, कि ट्विन गोल्स है उनके पास कि आप तो फ्यूल इकोनॉमी या फ्यूल कंजम्पशन जो है वो भी कम हो जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है वो भी कम हो जाएगी। तो ये थर्ड फेज है कैफे नॉर्म्स का। ठीक है, जिस वजह से लेटेस्ट ड्राफ्ट जो है वो इशू किए गए हैं एंड कैफे नॉर्म्स एक्चुअली में इंट्रोड्यूस किए गए थे इन द ईयर ऑफ 2017, जो कि अब इन इफेक्ट आएंगे फ्रॉम 2027-28 टिल 2031-32। तो ये क्रिएट क्या कर रहे हैं, एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी इस बार स्मॉल कार्स के लिए एक्स्ट्रा जो है वो कर रहे हैं क्रिएट। डीजल इंजन के लिए तो यहाँ पे बंद करने की बात की जा रही है ना। तो अब पेट्रोल व्हीकल्स जो है उनका वेट कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 909 kgs। ठीक है, एंड इंजन कैपेसिटी उनकी 1200 सीसी होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, या आप कह सकते हो उनकी लेंथ में यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है कि 4000 mm से भी उनकी कम लेंथ होनी चाहिए। ये कोई भी अब क्राइटेरिया जो है वो अब कैफे नॉर्म्स जो अभी इसी बार के लिए लॉन्च किए गए हैं उसी के बेसिस पे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को बोला गया, मैन्युफैक्चरर्स को बोला गया, तभी हम ये छोटी कार्स के अंदर आपको, या आपकी गाड़ी जो आप निकाल रहे हो या लॉन्च कर रहे हो वो छोटी कार्स के अंदर तभी यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जाएंगी एंड उसी के बेसिस पे, कैफे नॉर्म्स के बेसिस पे आप जो है उनके इंजन की ऑप्टिमाइजेशन करोगे। एंड इसके अंदर स्पेसिफिक अगर आप देखो तो मोस्ट एंट्री लेवल जो हमारे पास हैचबैक्स आती हैं या कॉम्पैक्ट सेडान्स आती हैं वो इसका पार्ट बनेंगी। ठीक है, तो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बट उसके अलावा यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर रोल जो है वो कैफे नॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो आपको होमवर्क होगा आई गेस हमने इसके डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, कैफे नॉर्म्स के बारे में आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ठीक, तो उसके अलावा हमारे पास फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं, कितने तरह के यहाँ पर हमारे पास फ्यूल व्हीकल्स है ना। तो हमारे पास हाइब्रिड व्हीकल्स में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, तो वो चीज आपका होमवर्क है। हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज कि आपकी पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि फेम 3 वॉज रिप्लेस्ड बाय PM E-Drive। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है फेज 2 ऑफ फेम स्कीम स्टार्टेड विद एन आउटले ऑफ ₹10,000 crore स्टार्टिंग इन 2015। ठीक है, स्टार्टेड वर्ड यहां से हटा दो।
कि फेम 3 जो है क्या उसको रिप्लेस कर लिया गया है बाय पीएम ई ड्राइव। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि फेज 2 जो है फेम स्कीम की इट स्टार्टेड विद एन आउटले ऑफ ₹10,000 करोड़ इन 2015। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कैफे नॉर्म्स हैं वो मैन्युफैक्चरर को ये बताते हैं कि आपको किस तरह के जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या लेकर आनी है। फेम जो हमारे पास आइडिया था या फेम जो मिशन था उसके बेसिस पे अब सरकार जो है वो अडॉप्ट करवाने के लिए स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काम कर रही थी। ठीक है, टू बिगिन विद 2015 में अगर आप देखो यहाँ पर फेम का जो फेज 1 है उसको लॉन्च किया गया था। फेज 1 के अंडर मेजर प्रेफरेंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने की दी गई थी इन द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ठीक है, फेम 2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट व्हीकल्स ईवी जो आजकल हम यूज कर रहे हैं उसको भी इंसेंटिवाइज करने की यहाँ पे बात की जा रही थी। फेम 3 जो है, फेम 2 को इतना अच्छा रिस्पॉन्स अगर आप देखो तो नहीं मिल रहा, ऑल्दो मिला, इतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मिला। तो फेम 3 जो है इसको लॉन्च होना था अभी, उसको लॉन्च होने से पहले ही पीएम ई ड्राइव जिसके बारे में हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने एमपीवी की बात की थी लास्ट टाइम, है ना, कि मिनिमम वैल्यू एडेड टू द, सॉरी डीवीए की बात की थी, सॉरी, कि डोमेस्टिक वैल्यू एडेड जो है एटलीस्ट 50% होनी चाहिए इन द 50% होनी चाहिए इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, शायद हमने डिस्कस भी किया था। तो वो एक तरह से पीएम ई ड्राइव का यहाँ पर पार्ट था। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है उसके बेसिस पे यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। वेयरएज अगर हम कैफे नॉर्म्स की यहाँ पे बात करते हैं तो कैफे नॉर्म स्पेसिफिकली यहाँ पर मॉडिफिकेशन या चेंजेस बताता है कि एट द बेसिक लेवल आपको क्या लेकर आना है। फेम की जब हम बात करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। ठीक है, वहां पे हम हाइब्रिड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना कि उस चीज को उसी हिसाब से पढ़ना कि फेम 1 जो है वो 2015 में लॉन्च हुई थी, फेम 2 जो है वो 2019 में यहाँ पर लॉन्च की गई थी, फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, इसको रीड कर लेना। देन पीएम ई ड्राइव जो है इसने रिप्लेस कर लिया था फेम को, रिप्लेसिंग द फेम प्रोग्राम। तो फंड एलोकेशन उसी के अकॉर्डिंगली जो फेम 3 पोर्शन को दी जानी थी, तो फंडिंग जो है 10,900 करोड़ की अब किसको, पीएम ई ड्राइव को यहाँ पर दे दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन एस्पा एक्सटेंडेड इन पार्ट्स ऑफ मणिपुर, अरुणाचल एंड नागालैंड फॉर 6 मंथ्स। तो अब एस्पा एक्चुअली में होता क्या है? इट इज अ पर्टिकुलर एक्ट जो कि है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, हम इसे इस नाम से जानते हैं 1958 का ये एक्ट है। ठीक है, एंड कहां पे इसको एप्लीकेबल किया गया? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब रीजन क्या है? तो अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल अभी लगा हुआ है, लागू हुआ है, क्योंकि अब जो कुकी कम्युनिटी है उनका यहां पर डिस्प्यूट चल रहा है मेटी कम्युनिटी के साथ। ठीक है, तो जो मेटी कम्युनिटी है दैट इज समवॉट मोर पावरफुल। सो अब क्या हो रहा है कि आपस में ही भिड़ गए हैं सिंस ये दोनों की दोनों कम्युनिटीज, और बहुत टाइम से 2023 ऑनवर्ड ये सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। 2023 में अगर आप देखें कि इनिशियली भी एफ्सपा वहां पर लगा था, बट इसको हटा दिया गया था मणिपुर के अंदर जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होनी यहाँ पर शुरू हुई। बट प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद अगर आप देखें 6 महीने के लिए रीअसेस किया गया कि सिचुएशन क्या है। तो मैंने आपको बताया था नेशनल हाईवे खुला है नॉर्मल लोगों के लिए, बट ये जो कम्युनिटीज है आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिलने के लिए या कम्युनिटी के लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो ये एक तरह से एथनिक वायलेंस जो है दैट हैज ब्रोकन आउट इन मणिपुर एंड जो एक्सटेंड हो गई है इन अरुणाचल एंड नागालैंड एज वेल, है ना। तब वहां पर भी अभी चीज की बॉर्डरिंग एरियाज के आसपास जो स्टेट्स है वहां पर भी इसे लागू किया गया है ताकि जो सिचुएशन है अगर वो खराब होती है उसे ध्यान में रखा जा सके। तो एस्पा लगाया गया है। ठीक है, तो अभी जो प्रेसिडेंट रूल खत्म ही होने वाला था उससे पहले हम देखें कि एस्पा जो है उसको एप्लीकेबल यहाँ पर कर दिया गया है। तो अब एस्पा में ऐसे स्पेशल यहाँ पर क्या है, तो आपको नाम से पता होना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, मतलब एक स्पेशल पावर्स यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को, एंड आर्म्ड फोर्सेस की डेफिनेशन में पर्टिकुलरली यहाँ पर मिलिट्री को मेंशन किया गया है जो दे दी गई है। एंड इसी का ही सेक्शन 3 आपको क्या बोलता है कि पावर आपके पास आ गई है मिलिट्री के पास, यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास, कि अब जो स्टेट ऑफ मणिपुर है उसके अंदर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टली विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप कह सकते हो कि ऐसे आपको इंसर्जेंसी होती है या लगती है कि कोई भी ऐसा कम्युनिटी का लोग या कोई भी व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर को अगर मेंटेन नहीं कर रहे तो शूट एट साइड का ऑर्डर भी आपको कई बार देना, मतलब शूट एट साइड का भी जो सिचुएशन है वो आ सकती है। तो दैट इज ऑल्सो अलाउड एस्पा अगर लग जाता है तो। ठीक है, तो ये पावर क्या है, आर्मी को दी जा रही है एंड द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को, कि वो डिस्टर्ब्ड एरियाज, तो डिस्टर्ब्ड एरियाज को आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जाता है मणिपुर के अंदर भी। ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया इन रीजन्स को एंड वहां पर भी एस्पा को लगा दिया गया है टू किल एनीवन एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ
अरेस्ट एंड सर्च एनी प्रेमिसेस विदाउट अ वारंट, किसी के घर में जाके भी आप वहां पर विदाउट अ वारंट सर्च कर सकते हो किसी पर शक होता है तो, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स विदाउट द यूनियन गवर्नमेंट सैंक्शन, ठीक है, कि किसी भी तरह का जो लीगल एक्शन है अगर आपको किसी के ऊपर लेना भी है, किसी व्यक्ति के ऊपर भी, अगर वो पकड़ा जाता है किसी चीज के साथ भी या लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन नहीं कर रहा था, तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प जो है वो रिक्वायर्ड है, आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो एप्सपा जो है एप्लीकेबल मणिपुर में 1981 से मेजरली रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब कम्युनिटीज का डिस्प्यूट काफी देर से रहा, ठीक है। पहले नागा कम्युनिटी को लेकर भी इशू रहा, नागालैंड वाली साइड पर भी, इवन मणिपुर में भी अगर आप देखेंगे, ठीक है। एक जो कि मणिपुर क्या है, फॉर्मर यूनियन टेरिटरी रह चुकी है, स्टेटहुड इसे कब मिली थी 1972 में। तो अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये है कि यूनियन टेरिटरी थी 1972 से पहले मणिपुर, तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे आपका पॉलिटी की जो एनसीईआरटी होती है ना, उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि स्टेटहुड वाला पार्ट है, हमारा फर्स्ट या सेकंड चैप्टर होगा ये क्लास 12th का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, जहाँ पे हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, वहां पे इसका पार्ट जो है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एथनिक वायलेंस जो है ये कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, एप्सपा लगा दिया गया है, तो हमें एप्सपा के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। As per AFSPA, the power to declare any area as undisturbed lies with the central government. सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है एज पर एप्सपा नो प्रोसिक्यूशन सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ लिया था, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, सूट या कुछ भी प्रोसीडिंग अगर करनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही होगी, ठीक है। तो डिक्लेयर करने के लिए किसी भी एक एरिया को अनडिस्टर्ब्ड सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर पावर नहीं है, अलॉन्ग विद दैट एक एडिशनल पावर ये गवर्नर ऑफ द स्टेट को भी दी गई है, ठीक है, कि अगर गवर्नर ऑफ द स्टेट को भी ये चीज की रियलाइजेशन हो कि जो स्टेट है उसका एक पर्टिकुलर एरिया या पूरी की पूरी स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो सही से काम नहीं कर रही है, या इन दिस केस अगर प्रेजेंट रूल है वो सही से एप्लीकेबल नहीं है, पीस रिस्टोर नहीं हो पा रहा है, या कोई भी XYZ ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर स्टेट के अंदर खराब हो रहा है, तो यहाँ पर एप्सपा की लगाने की जरूरत में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा गवर्नर को भी लगे तो वो भी एक ऑफिशियल गैजेट से की पब्लिकेशन के थ्रू आप कहो कि वो अप्लाई कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये एरिया एक अनडिस्टर्ब्ड, सॉरी एक ये जो एरिया है वो एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ आपके जो गवर्नर हैं उनके पास भी पावर है। तो ये आपको जो सेक्शन 3 है वो यही चीज बोलता है कि जो यूनियन टेरिटरी है उसके केस में अगर देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, या जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इन दिस केस अगर हम चंडीगढ़ एग्जाम्पल दे तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे बोला जाता है। तो ये एक्ट एक्सटेंड करता है गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी और द सेंट्रल गवर्नमेंट इन आइदर केस इज ऑफ द ओपिनियन कि पूरी स्टेट या किसी भी पार्ट ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी में एज द केस में भी कोई भी एरिया अगर डिस्टर्ब्ड है या डेंजरस कंडीशन में है तो यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो है इन द एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी। तो यहां पर दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो अब यूटी में अगर आप एलजी की बात करो, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करो, स्टेट के केस में गवर्नर की बात करो एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ होल, ये तीनों के पास ऐसी पावर है, ठीक है। अब ये आपका सेक्शन 3 एप्सपा का बोलता है। सेक्शन 6 आपका क्या बोलता है? प्रोटेक्शन टू द पर्संस एक्टिंग अंडर द एक्ट, कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर नहीं हो सकती, ठीक है। वारंट की जरूरत नहीं होती सर्च के लिए, या कई बार ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है तो शूट एट साइट का ऑर्डर भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। देन मोदी अनवील स्कीम फॉर वुमेन इन बिहार, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ स्कीम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है, पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो क्या चल रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो 75 लाख विमेन जो है इनको यहाँ पर हेल्प मिलेगी एस्टिमेटेड डेटा के बेसिस पे, एंड 10,000 रुपए मिलेंगे टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए जो पीएम मोदी हैं, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि चुनाव भी हैं बिहार के अंदर, एंड SIR को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि ब्लंडर हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कितना सही है कितना नहीं वो हमें नहीं पता, है ना, आई नॉट कॉमेंट ऑन दैट। तो चलो अब जो है स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये फंडेड है स्कीम बिहार के लिए। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जिसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे 10,000 रुपए उन विमेन के अकाउंट में जो कि खुद से अपना काम शुरू करना चाहती हैं, ठीक है।
अभी जो काम शुरू करना चाहती हैं वो अपनी खुद की मर्जी का उनका कोई भी हो सकता है, बस लीगल होना चाहिए, लीगल काम यहाँ पर होना चाहिए। तो 75 लाख वुमेन जो हैं जो कि पोल बाउंड है, यानी कि जो अब डेटा यहाँ पर SIR के बाद निकला, 75 लाख जो वुमेन आइडेंटिफाई की गई हैं उनके अकाउंट में 10,000 रुपए डाला जाएगा। रजिस्ट्रेशन अगेन करानी जरूरी होगी, ठीक है। तो जो स्कीम है वो वुमेन को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की बात कर सकते हैं या मौका दे सकता है। अगर वो बिजनेस जो है शुरू हो जाता है, उसमें पोटेंशियल सरकार को मिलता है, थोड़ा टाइम बाद उसकी आप कह सकते हो ऑडिट होगा, ऑडिट के बाद अगर लगता है कि काम में बिल्कुल दम है तो उसके बाद सरकार क्या करेगी, सरकार 2 लाख रुपए एडिशनल यहाँ पर 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर दोबारा कर देगी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आप अपना काम धीरे धीरे शुरू कर सकते हो एंड यहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चॉइस, जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, हैंडीक्राफ्ट, टेलरिंग, वीविंग एंड अदर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। तो एक तरह से ये आप कह सकते हो कि अमूल के केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे में भी बन सकती है। जो लोग हैं या जो विमेन है, 10 विमेन एक ही तरह का अगर काम शुरू करती हैं, है ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन सकती है जैसे अमूल बनी थी, ठीक है। या हो सकता है वो एक छोटी सी MSME बन जाए, ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइज की तरह धीरे धीरे काम करना शुरू करिए। आप कह सकते हो कि कॉटेज इंडस्ट्री को में भी यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जो कि अब हमारा किसका पार्ट है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना किसका पार्ट है वो हमारा। तो अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट यहाँ पर की जा रही है एंड ट्रांसफर किया जाएगा टोटल 7500 करोड़ फॉर द स्कीम, ठीक है। ये चीज यहाँ पर महिला जो रोजगार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अकॉर्डिंगली बोली गई है। तो क्वेश्चन जो आपका क्या है कि अब आपको कंसिडर करने हैं द फॉलोइंग पेयर्स। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MSME सेक्टर से क्या वो डील करती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए है। तीसरी है उद्योगिनी स्कीम, टेक्निकल ट्रेनिंग क्या वो प्रोवाइड कर रही है। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ एक और एक स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा लॉजिक भी अप्लाई करते इसको आंसर कर सकते थे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये मातृ वर्ड जनरली मदर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मदर के केस में प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए ये अब प्रोवाइड कर रही है कि न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो बच्चे को भी मिले एंड मदर को भी मिले, ठीक है। तो मैल न्यूट्रिशन को यहाँ पे कर्व करने की बात हो रही है। वुमेन रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर स्पेसिफिकली जो लैक्टेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनके लिए यहाँ पर है, ठीक है। उद्योगिनी स्कीम में उद्योग वर्ड जो है ना स्पेसिफिकली किसके साथ डील करता है, बिजनेस के साथ डील करता है। तो बिजनेस के साथ अगर वो डील करेगा तो वो MSME सेक्टर के लिए होगा, ठीक है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, किसान सशक्तिकरण मतलब वो एग्रीकल्चर के साथ महिला जुड़ी हुई है, तो वहां पर उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी कि नए तरह के इक्विपमेंट्स के साथ, नई तरह की टेक्नोलॉजीज के साथ वो एग्रीकल्चर का अपना यील्ड जो है वो बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। आई होप इन डिटेल आप इस चीज को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है। The new farming technology holds potential to stop desertification। तो यहाँ पे जो वर्ड है desertification वो आपको क्या कहता है। डिजर्टिफिकेशन वर्ड को तोड़ के देख लीजिए कि डेजर्ट्स जो हैं उनका जो एरिया है अगर वो बढ़ता जा रहा है, या कोई ऐसी सॉइल जिसको इतना ज्यादा बार यूज कर लिया गया है या उसमें इतना ज्यादा यहाँ पर फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए गए हैं कि वो जो सॉइल है वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं रही, तो ऐसी जो सॉइल है वो बढ़ती ही जा रही है सिंस फर्टिलाइजर्स की इनपुट बहुत ज्यादा है, या जो आप एरिया देखोगे अंडर डिजर्टिफिकेशन वो भी एक्सटेंड होता जा रहा है मल्टीपल रीजंस या क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, है ना। तो इसी वजह से अब हमें क्या करना है, आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिजर्टिफिकेशन का रेट और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी है, प्लस जो लोगों की आप कह सकते हो डिमांड्स हैं या जो मार्केट की सप्लाई है उसको फुलफिल करते करते जो है अब डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फैल जाएगा आने वाले टाइम में। तो फेमीन जो है वो आ सकती है मे भी आने वाले टाइम में। तो इस सिचुएशन में पहले से ही एक प्रोएक्टिव स्टेप जो है वो ले लिया गया। ऐसी नई फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो कि पर्टिकुलरली राजस्थान के अंदर शुरू की गई, टेक्नोलॉजी भी क्या पायलट रन इसका कंप्लीट कर लिया गया है, ऐसी ही टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो अब क्या होगा कि एरिड रीजन हो गए, जैसे कि राजस्थान वाली जो रीजन हो गई, वहां पे जो बैरन लैंड्स हैं वहां पर भी अब वीट को उगाया गया, सक्सेसफुली उगाया गया, हाई यील्ड के साथ उगाया गया फर्स्ट फेज के अंदर। सेकेंड फेज के अंदर अगर आप देखेंगे बाजरा, ग्वार, गम, चिकपी ये इन सबको भी उगाया गया, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस को हम समझते हैं वो क्या है, न्यूज क्या है। इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट था कि वीट को उगाया जा सके एरिड लैंड के अंदर। प्रोसेस का क्या नाम है, यूजिंग द डिजर्ट सॉलिडिफिकेशन टेक्नोलॉजी।
अब डेजर्ट को सॉलिडिफाई किया गया, मतलब जो डेजर्ट की सॉइल है उसको, क्योंकि वो सॉइल है, अगर आप देखोगे बहुत ही बारीक कण होता है उसका, हाथ से फिसल जाती है वो रेत, तो अब उसे उसमें क्या होता है, पानी का मॉइस्चर का कंटेंट कम होता है, ठीक है, तभी वो लूजली पैक्ड है। तो अब क्या किया गया, जो डेजर्ट सॉलिडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसके बेसिस से क्या होता है कि जो डेजर्ट की सॉइल है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। ये पॉलीमर्स में भी स्पेसिफिकली बात करूं तो बायोपॉलीमर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब बायोपॉलीमर्स का बेसिक आइडिया यहां पर क्या है कि वो जो सॉइल है वो उसको बाइंड करने में हेल्प करते हैं, बाइंड करने में यानी कि उसको इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं, या इकट्ठा रखने में हेल्प करते हैं, एंड ये पोरस होते हैं, मतलब इसके थ्रू पानी जो है वो सीप करके जा सकता है। यानी कि एक छोटा सा लैंड है, सपोज कीजिए राजस्थान के किसी डेजर्ट एरिया के अंदर, यहाँ पे इतने से एरिया के अंदर आपने ये स्पेसिफिक पॉलीमर्स को, बायोपॉलीमर्स को छिड़का दिया, तो ये जो एरिया है इसके अंदर जितनी भी लूज सॉइल थी वो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएगी, एंड इस तरीके से बाइंड होगी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की हो जाएगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल सॉइल की तरह यहाँ पर फंक्शन करेगी। तो इसी प्रोसेस को अब एप्लीकेबल यहाँ पर किया गया वेस्टर्न राजस्थान के थार डेजर्ट के ऊपर, नेशनल कैपिटल रीजन में स्पेसिफिकली। अगर आप जो है उनको हो सकता है मेजर कि नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर वाला रीजन जो है वो आने वाले टाइम में यहाँ पे एक्सपैंड करता रहे डिजर्टिफिकेशन की वजह से भी, ठीक है, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या हमारी जो जगह है, या अगर आप कह सकते हो एक्सपेंशन ऑफ द मॉडर्न सिटी, है ना। तो अब राजस्थान वाले रीजन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है उसके अंदर। सो अब ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन भी हम अरावलीज की देख रहे हैं, तो इसी वजह से इस प्रोसेस को इनकलकेट यहाँ पर किया गया कि चेंजेस के लिए हम आने वाले टाइम से पहले यहाँ पर तैयार रहें। रेनफॉल पैटर्न जो है वो भी चेंज हो गया, हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर भी इस बार बारिश हुई है काफी ज्यादा, ठीक है। सैंड ड्यून्स हैं वो भी बढ़ गए हैं, अनसाइंटिफिक प्लांटेशन ड्राइव्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड तो यहाँ पर हो ही रही है, ठीक है, मल्टीपल रीजंस है इसके पीछे। तो अब क्या हो रहा है कि मॉडिफिकेशन की गई डेजर्ट सैंड की, अब यहाँ पर पॉलीमर्स को यूज किया गया फुल एग्रीकल्चरल पोटेंशियल के लिए। 3 तरह के बायो फॉर्मुलेंट्स को एंड 3 तरह की क्रॉप्स, बाजरा, गुआर, गम एंड चिकपी, वीट भी थी, ठीक है, इनिशियली वीट के साथ भी शुरू हुआ, इन सबको यूज किया गया। अब बायो फॉर्मुलेशंस की जब हम बात करते हैं, मतलब इस तरह की फॉर्मेशंस हम बनाते हैं, इस तरह के फॉर्मुलेंट्स जो है हम यूज करते हैं, जिस वजह से जो यील्ड है वो बेटर हो सके, सॉइल की क्वालिटी जो है वो बेटर हो सके। अब हमने सॉइल पॉलीमर्स की हेल्प से क्या किया, पॉलीमर्स की हेल्प से हमने सॉइल को बाइंड करके रखा। दूसरी आती है हमारे पास बायो फॉर्मुलेशंस। बायो फॉर्मुलेशंस का मेजर आइडिया यही होता है कि हम जो सॉइल है उसको बाइंड करने के बाद एटलीस्ट अब उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को तो मेंटेन करेंगे, तो उसी न्यूट्रिएंट वैल्यू को हेल्प करता है बायो फॉर्मुलेंट मेंटेन करने में, यानी कि अच्छे मिनरल्स को हमने सॉइल के अंदर इंड्यूस किया, क्योंकि अब सॉइल उसको होल्ड कर सकती है, अच्छे मिनरल्स को उसके अंदर इंड्यूस किया, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर उगाई बहुत सारी जो 3-4 तरह की अपनी क्रॉप्स को, एंड अचीवमेंट जो है वो क्या थी, इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट, यानी कि 13 kg ऑफ सीड्स ऑफ वीट जो है 4079 जो वीट की क्वालिटी आप कह सकते हो टाइप है, जो कि इंडिजिनस वैरायटी है, उसको 1000 स्क्वायर फीट मीटर्स पे यहाँ पर स्क्वायर मीटर्स के अंदर उगाया गया, एंड थार डेजर्ट के कहीं पे बीच में बंसेली विलेज में, ठीक है, पुष्कर रीजन अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, नवंबर 2024 के अंदर। तो बायो फॉर्मुलेशन की वजह से जो क्रॉप साइकिल है उसके अंदर भी चीजें देखी गई कि एक तो यील्ड बढ़ गया, प्लस जो क्रॉप को आप कह सकते हो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वीट को, इनिशियली वो 4 से 5 जो है साइकिल्स के अंदर पानी दिया जाता है या छिड़काव किया जाता है। पहली चीज एक तो यील्ड है वो बढ़ गई, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर क्या हुई कि अब जो क्रॉप साइकिल है उसके अंदर जो 4 से 5 बार पानी का छिड़काव करना पड़ता था वो अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार का रह गया, ठीक है। उसके अंदर भी आप देखोगे कि पानी की जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप को वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो सॉइल है टेक्नोलॉजिकली चेंज की गई, उसकी जो रिटेंशन क्वांटिटी है वाटर की, या रिटेंशन एफिकेसी है या एफिशिएंसी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। अब इनहैंस वाटर रिटेंशन हुई सैंडी सॉइल के अंदर, क्रॉस लिंकिंग ऑफ सैंड पार्टिकल्स टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड स्टिमुलेटेड बेनिफिशियल माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो कि बूस्ट करता है क्रॉप की स्ट्रेस रेजिस्टेंस को भी, ठीक है। तो यील्ड की अगर बात करें तो 26 kg ऑफ वीट पर 100 स्क्वायर मीटर्स यहां पर हमें मिली। मतलब अगर एक पार्ट आपने सो किया था तो एक पार्ट के बराबर आपको 20 पार्ट्स की यील्ड मिली, जो कि अभी के यील्ड के हिसाब से ट्वाइस है, एज इन द केस ऑफ पॉलीमर अमेंडेड सैंड इन कंपैरिजन टू द एरिड लैंड जोन,
इसी हम नॉर्मल तरीके से अगर इसे उगाने की बात करते हैं तो उससे भी डबल यहाँ पर हमारे पास यील्ड निकल के आई है। एंड ये कृषि विज्ञान केंद्र एंड स्टेट गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बीच में आप कह सकते हो कि कोलैबोरेशन हुआ है। एंड अप्लाइड साइंस को इन्होंने सोसाइटल इम्पैक्ट के हेल्प में यहाँ पर लगा दिया है। मतलब कहने का यही है कि कोई भी बैरन लैंड है वहां पर भी आप एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं राइट बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच को, जिससे बैरन लैंड जो है वो भी उपजाऊ यहां पर बन सकती है। ठीक है, तो रिड्यूस वाटर इनपुट ऑटोमेटिकली हो गया, इनपुट कॉस्ट आपका कम हो गया, हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ हो रही है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, एंड सबसे बड़ी बात आपका पानी है वो भी बच रहा है, वाटर टेबल है उसके ऊपर भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको और क्या चाहिए, सोने पे सुहागा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब जो साइकिल्स है वो अगर वो भी रिड्यूस होगी, बायो फॉर्मुलेशन जो है 5 से 6 साइकिल्स नॉर्मल वीट को चाहिए वो अब 2 से 3 बार या 4 से 5 बार यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो हायर यील्ड में सेकंड फेज में अब एक्सपेरिमेंट किया गया इन द फील्ड। पहले एक छोटे से रीजन में 1000 स्क्वायर मीटर्स के, अब फील्ड के अंदर इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, बट यहाँ पर क्रॉप्स है उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, 400 स्क्वायर फीट का एरिया ले लिया गया यूनिवर्सिटी के ही क्या कैंपस के अंदर, जो कि 100 टन ऑफ सैंड लेकर आता है जैसलमेर से। एंड बाजरा, गुआर, गम और चिकपी को भी टेस्ट किया गया फील्ड ट्रायल के अंदर, एंड 54% हायर यील्ड देखने को मिली है विद द सेम बायो फॉर्मुलेशन अमेंडेड सैंड। ये सिमिलर टेक्निक को यहां पर भी जैसलमेर की रेत से भी ट्राई किया गया, एंड 54% जो यील्ड है वो हायर है। तो इससे एक्सपैंड की जा सकती है टेक्नोलॉजी को हर क्रॉप के लिए, जैसे कि मिलेट, ग्रीन ग्राम इन द ड्राई रीजन ऑफ राजस्थान एंड बियॉन्ड। सिंपल सी बात यहां पर आपको बताई गई है। देन क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंस अगर हम यहाँ पर पॉलीमर्स की भी बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, सिंस ये आपके एनसीईआरटी का भी पार्ट है। ठीक है, सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोबियल बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर का काम क्या था यहाँ पर, सॉइल की एक तो फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्लस सॉइल को बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग प्रोसेस जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, माइक्रोबियल भी हो सकता है। तो अब इनमें से माइक्रोबियल बायोपॉलीमर कौन सा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स, चिटिन या पॉलीहाइड्रोकेनोटोसिस एंड प्यूलानिन। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपना आंसर देना। तो करेक्ट आंसर इसका बनता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चिटिन। ठीक है, चिटिन की जब हम बात करते हैं तो वो एक नेचुरल बायोपॉलीमर है। माइक्रोबियल बायोपॉलीमर के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्यूलुलन एंड पॉलीएस्टर्स भी आते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबियल तरीके से पॉलीएस्टर्स की अगर हम बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स के अंदर या पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें अगर आप कह सकते हो कि मल्टीपल ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उनको जो ब्रेक डाउन करना होता है या उनको प्रिजर्व करना होता है, तो हम माइक्रोबियल तरीके से पॉलीएस्टर्स को भी यूज करते हैं। सिंथेटिक भी आते हैं, बायोमास बेस्ड, पॉलीलैक्टिक एसिड, पेट्रोलियम बेस्ड, पीसीएल, पीवीएल, बीवीए। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको बायोपॉलीमर्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। देन हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है कि इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन फार्मा एक्सपोर्ट्स अनलाइकली। तो क्या हो रहा है कि सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज है कि अब जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जिसमें मेजरली जितनी भी आप देखोगे कि कंपनीज हैं जिसमें काम करते हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इंडियंस, वो अब यूएसए को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया पे टैरिफ्स जो है, इंपोर्ट टैरिफ्स 50% तो लगाए हुए हैं, हमें पता है, बट इन द केस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अगर हम देखें तो 100% टैरिफ यूएसए की तरफ से लगा दिया गया है ऑन दोज कंपनीज जो कि अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं या ब्रांडेड मेडिसिन को बेच रहे हैं जो कि इंपोर्ट की जाएंगी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, बट इन इंडियन केस ऑल्सो अगर हम देखें तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहली बात फार्मास्यूटिकल्स के लिए वो काम ही, या ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए वो काम ही तभी करते हैं या उनकी हायरिंग ही तभी होती है क्योंकि मेजरली जो कंपनीज हैं वो बेस्ड इन यूएसए हैं। ठीक है, तो इन केस अगर वो यूएसए वाली कंपनी यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट भी करती है, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इंपोर्ट यूएसए को ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि वो दवाइयां अगर यहाँ पे बन रही हैं ब्रांडेड तो वहां पर जाकर इंपोर्ट ड्यूटी उनको खुद से देनी पड़ेगी। इंडिया का तो कोई नुकसान नहीं है, मतलब यूएसए का पैसा वापस से यूएसए को चला जाएगा, बट एक कंपनी से दूसरी सरकार की तरफ चला जाएगा। एक ये चीज होगी, तो उसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो इंडियन कंपनीज है वो जनरली फोकस करती हैं ऑन जेनरिक
मेडिसिन। तो जेनेरिक मेडिसिन जो है वो अब ब्रांडेड मेडिसिन से अलग होती हैं, ऑल्दो सॉल्ट सेम होते हैं बट वहां पे किसी भी तरह की ब्रांडिंग अगर आप देखोगे वो नहीं की जाती। तो जेनेरिक जो है मेडिसिन वो इंडिया खुद से यहाँ पर बनाता है, ठीक है। तो जेनेरिक मेडिसिन जो है अभी तक जो टैरिफ वाला सिनेरियो है उससे एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। सो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अगर बात की जा रही है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। ये सिंपल से आपको न्यूज ने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो सारा के सारा आज का कंटेंट है, सारी न्यूज है वो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड इन केस इफ यू आर परचेजिंग या इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ स्लीपी फैमिली तो 20% डिस्काउंट जो है वो 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ही वैलिड है। आपको कोड यूज करना है नवरात्रि एंड इट इज वैलिड अक्रॉस ऑल द कोर्सेज, बी इट स्टेट पीएससीएस का कोर्स, बी इट यूपीएससी का कोर्स। अब यूपीएससी का तो 2027 का भी कोर्स अवेलेबल है इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। ऑनगोइंग कोर्सेज हमारे पास जो चल रहे हैं उसकी डिटेल्स के लिए आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज के लिए भी सेम एप्लीकेबल ये सिचुएशन रहेगी, 2 अक्टूबर तक ये कोड वैलिड है। सो सी ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच।